गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोगों ने कल दो बिंदुओं पर बात किया था। पहला था चिन्ह पर पाटी, जिसमें हमने देखा था कि किस दिशा में प्रकाश होगा, किस दिशा में वस्तु रखी होगी और प्रतिबिंब हो किस दिशा में बनेगा, तो हम कब उसकी दूरी धनात्मक या ऋणात्मक लेते हैं। और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बनता है अथवा नीचे की ओर, तब उसको हम धनात्मक या ऋणात्मक कब लेते हैं। और दो प्रकार के प्रतिबिंब पढ़े थे हमने, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब। और जो आज का टॉपिक मेन था उसको भी हमने थोड़ा सा देखा था कि हमें दर्पण समीकरण को सिद्ध करना या निगमित करना सीखना है। दर्पण समीकरण क्या होता है? 1/f इज़ इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, या हम कह सकते हैं u v व f के मध्य के संबंध को दर्पण समीकरण कहते हैं। कभी कभी आप लोगों के समक्ष इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है, u v व f के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। इनमें जो जो बिंदु हैं f u v, इनको हम क्या कहते हैं? f है मुख्य फोकस दूरी, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। u वस्तु की दर्पण से दूरी, अर्थात वस्तु हमारे दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से कितनी दूरी पर है, इसको कहते हैं u, या u से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है v। v होता है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, अर्थात अभी भी वही बोलेंगे, दर्पण से मतलब दर्पण के ध्रुव से वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर निर्मित हो रहा है। चलिए अब हम इसको सिद्ध करना सीखते हैं। दर्पण समीकरण मैं आपको उत्तल दर्पण के माध्यम से दर्पण समीकरण सिद्ध करना सिखा रही हूँ। तो ये हमारा एक यहाँ पर दर्पण है, उत्तल दर्पण। इसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखी है। इससे आपतित किरण पृष्ठ से परावर्तित होकर उसी माध्यम आपतित प्रकाश की दिशा में परावर्तित हो जाती है। किंतु अगर हम इसको पीछे की ओर काल्पनिक रूप से बढ़ाएं, यह मुख्य अक्ष को बिंदु F पर या मुख्य अक्ष के बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार हमने बताया आपको कि प्रतिबिंब बनने के लिए या किरण आरेख बनाने के लिए दो या दो से अधिक किरणों की आवश्यकता होती है, या दो किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। तो हमने एक और दूसरी किरण ली, ए से एक दूसरी किरण और चल रही है। ये दूसरी किरण जो चल रही है वो ध्रुव की ओर डाली गई है, और एक किरण डाली गई है जो उसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ये किरण वक्रता केंद्र से जा रही है, पर यहाँ तक मैंने एक लाइन सीधी रेखा बनाई है और उसके पश्चात मैंने एक डॉटेड लाइन दी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से ये पृष्ठ कैसा माध्यम स्टार्ट हो गया, इस ओर पॉलिश नहीं है, इस ओर पॉलिश की गई है। तो हम इसको पीछे की ओर बढ़ाते हुए देखें तो ये वक्रता केंद्र को जिस दिशा में जाती है उसी दिशा से वापस हो जाती है। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि वक्रता केंद्र से होके जाने वाली आपतित किरण पुनः अपने मार्ग को अनुरेखित करती है। तीसरी एक और रेखा ली गई है, किरण ली गई है जो कि ध्रुव पर आपतित की जा रही है। ध्रुव पर आपतित होने पर किरण पुनः उसी माध्यम में परावर्तित होकर आर की दिशा में निकल जाती है। यहाँ पर हम देख लेते हैं आपतन कोण क्या है, आई, और परावर्तन कोण है आर। अब ये दोनों किरणें पहली और दूसरी एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर कट कर रही हैं, अतः इसी बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात ए डैश से हमने एक लंबवत रेखा मुख्य अक्ष पर खींची और यह प्रतिबिंब मिला हमें ए डैश बी डैश।
कौन सा प्रतिबिंब मिला, ए डैश और बी डैश। ये प्रतिबिंब कैसा बना, ए बी तो हमारा चित्र से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ए बी की लंबाई अधिक है और ए डैश बी डैश की लंबाई उससे कम है। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, अर्थात ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब हमने पढ़ा, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है और दर्पण के दूसरी ओर बनता है। हम लोग देखते हैं हम लोग ने कौन कौन से लिए कोण। एक लिया आपतन कोण। आपतन कोण कौन सा है, कोण ए पी बी इक्वल टू आई। और दूसरा है परावर्तन कोण बी पी आर इक्वल टू आर। अब हम देखते हैं ये दो समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं। कोई भी वस्तु लंबवत खड़ी की जाएगी तो ए पी बी और ए बी सी, ये दोनों ही कैसे हैं, दो समकोण त्रिभुज हैं, ए बी पी और ए बी सी। दो समकोण त्रिभुज हैं तो इनमें हम समरूपता का नियम लगा सकते हैं। अतः समरूपता के नियम से ए बी त्रिभुज ए बी सी का लंब ए बी बटे त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश का लंब, ए डैश बी डैश का लंब हो गया ए डैश बी डैश। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी का आधार बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का आधार बी डैश सी, ये हमारा बन गया एक पहला समीकरण। इसी प्रकार एक और त्रिभुज हम लेते हैं ए बी पी व ए डैश बी डैश और पी, ये दोनों भी एक दूसरे के समरूप हैं, दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं। अतः त्रिभुज ए बी पी का लंब ए बी बटे त्रिभुज ए डैश बी डैश पी का लंब ए डैश बी डैश इज इक्वल टू त्रिभुज ए बी पी में आधार पी बी या बी पी बटे त्रिभुज ए डैश बी डैश पी का आधार पी बी डैश, ये हमारा समीकरण 2 बन गया। जब समीकरण 2 और 1 और 2 समीकरण को हम तुलना करें तो देखते हैं कि दोनों के ही लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों के ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। हमें लेफ्ट हैंड साइड में देखना है कि ये अगर इसके राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। अतः एक समीकरण और मिल बन के तैयार हुआ हमारा बी सी अपॉन समीकरण 1 से बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल टू समीकरण 2 से पी बी अपॉन पी बी डैश। अब बात आती है बी सी। बी सी कैसे निकलेगी, अब हम चित्र की ओर चलते हैं। चित्र में हम देखते हैं कि ये बी सी रेखा है, इस बी सी रेखा में कहीं पर पी स्थित है, तो हम बी सी को कैसे लिख सकते हैं, बी पी या पी बी प्लस पी सी। इसी प्रकार समीकरण 3 में एक और हमारे पास दूरी है बी डैश सी, बी डैश सी। इसको देखिए हम किस प्रकार लिख सकते हैं, बी डैश सी। अब की बार हम इसको लिख सकते हैं सी पी। सी पी हमें पता है कि ये इसका वक्रता त्रिज्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी सी माइनस ये वाला हिस्सा इसका निकाल दें पी बी डैश। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम दूरियां दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से नापते हैं, तो वक्रता केंद्र सी और ध्रुव बी पी, इसके सापेक्ष हमें देख करने के लिए इसको 2 खंडों में विभाजित करना पड़ा। तो हमारे क्या बात आया, बी सी बराबर आया बी पी प्लस पी सी और
बी डैश सी बराबर आया पी सी माइनस पी बी डैश। अब हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, हमने इसको इसी फॉर्म में लिख दिया, डी पी प्लस पी सी अपॉन पी सी माइनस पी बी डैश इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। ये हमारा एक नया समीकरण बन के तैयार हो गया। अब इस समीकरण में हम देखिए इन दोनों को थोड़ा सा पक्षांतर या कह सकते हैं हम दोनों के हर और अंश में परिवर्तन करेंगे। इसके राइट हैंड साइड के हर को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड के अंश को हर की ओर ले जाएंगे। तो बी पी प्लस पी सी अपॉन पी बी इक्वल टू पी सी माइनस पी बी डैश अपॉन पी बी डैश परिवर्तन कर दिया। अब हम इसको अलग अलग खंडों में खंड कर देते हैं। बी पी अपॉन पी बी, इसको हम बी पी या पी बी एक ही बात है, प्लस पी सी अपॉन पी बी इक्वल टू पी सी अपॉन पी बी डैश माइनस पी बी डैश अपॉन पी बी डैश। हमने इनको अलग अलग कर लिया। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों कट हो गए। इसी तरह से हमारे लेफ्ट हैंड साइड में भी पी बी डैश एंड पी बी डैश एक दूसरे से कट हो गए। अब यहाँ से क्या बचा, 1 प्लस पी सी अपॉन पी बी इक्वल टू पी सी अपॉन पी बी डैश माइनस 1। इस 1 का भी हम पक्षांतर कर लेते हैं। 1 प्लस 1 इक्वल टू पी सी अपॉन पी बी डैश माइनस पी सी अपॉन पी बी, या इसको हम राइट में ले लें, पी सी अपॉन पी बी डैश माइनस पी सी अपॉन पी बी इक्वल टू 1 प्लस 1 2। अब हम ये देखते हैं पी सी पी बी को और क्या लिख सकते हैं। पी सी क्या है हमारी, दर्पण में पी सी है वक्रता त्रिज्या। पी सी क्या है हमारी, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या हुई, पी सी इक्वल टू आर, और आर वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में हम संबंध पढ़ चुके हैं, आर इक्वल टू 2f। और यहाँ हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये दर्पण की दूसरी ओर है, तो माइनस 2f। इसी प्रकार पी बी डैश क्या है, जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है उसकी वस्तु से प्रतिबिंब की दर्पण की ध्रुव से दूरी। तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी को हम क्या लेते हैं, v से निरूपित करते हैं। और वो माइनस इसलिए लिया गया क्योंकि यह भी क्या है, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में। एंड इसी प्रकार है पी बी इक्वल टू यू, वस्तु तो आपतित प्रकाश की दिशा में ही है, और मतलब जिस ओर पृष्ठ है उसी ओर वस्तु है। अब हम लोग पी सी और पी बी की जगह पर ये सारे रखते हैं। पी सी इज इक्वल टू 2f रखेंगे या पी बी डैश इज इक्वल टू माइनस वी रखेंगे, तो हमें ये नया संबंध मिला -2f। आपको मैं दिखा देती हूँ ये चीज़ नया क्या बन जाएगा, -2f अपॉन -v -2f अपॉन u इज इक्वल टू 2। ये इसके दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए। इधर से ये माइनस एंड माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 2f अपॉन v प्लस 2f अपॉन u इक्वल टू 2। दोनों से हम 2f को कॉमन करते हैं तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 2। हम 2f को बराबर की दूसरी दिशा में दूसरी साइड ले जाएं तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 2 अपॉन 2f। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन f। तो हमारा समीकरण क्या निकला, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन f। यही हमारे दर्पण समीकरण का निगमन हो गया। जो समीकरण हम लेके चले थे संबंध, उसको हमने इस प्रकार निगमित किया। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा और आप इसको पुनः एक बार पढ़ के देखिए, ज़रूर से ही आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। और इसी आधार पर मैं आपको
एक प्रश्न देना चाहूँगी। अवतल दर्पण के लिए भी इस दर्पण समीकरण को सिद्ध करें। मैंने आपको उत्तल दर्पण के लिए समझाया है, अब आपको अवतल दर्पण के लिए दर्पण समीकरण को सिद्ध करना है। थैंक यू।